नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि मोदी 3.0 का जो आम बजट है, आज पहला बजट वो पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया और इस दौरान जो कई चीज़ें जो है सरकार के द्वारा दी गई हैं, आम लोगों को दी गई हैं। सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है, खजाने का पिटारा खोल दिया है। हम बात कर लें कि तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह पहला बजट था। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स है। 10 से 12 लाख रुपए तक 15%। 12 से 15 लाख रुपए तक 20%। 15 लाख से अधिक तक 30% का टैक्स है। पुराने टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के 6 महीने में समीक्षा की जाएगी। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा। बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25,000 बढ़ाकर अब 1,25,000 कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 1 साल से ऊपर की निवेश पर मुनाफा 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 20% कर दी गई है, पहले ये 10% थी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही ऐलान किया कि शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट रोजगार, प्रशिक्षण, एसएमएमई और मध्य वर्ग के पर केंद्रित रहेगा। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बड़े ऐलान किए गए हैं। हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं, सीए हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बाय स्कोप में। अमित जी, एक चीज़ जो आज जो बजट पेश किया गया, मोदी 3.0 का पहला बजट था, आम बजट पेश किया गया। ऐसे में जो कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है। 3 लाख और जो न्यू रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%। 7 से 10 लाख रुपए तक 10%। 10 से 12 लाख रुपए तक 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से अधिक तक 30% टैक्स है। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं, कितना अगर हम बात करें आम लोगों को इससे कितना फायदा मिलता दिख रहा है? सर, ये सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि एक मिडिल मैन की गुहार थी कि सरकार उन्हें अपने बजट में कुछ रियायत दे, तो वही सरकार ने सारे मिडिल मैन की बातों को सुन लिया है। और जैसे उनकी बेसिकली चीज़ें थी, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस को भी जो जनरली सैलरीड क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, उन सबको एक बहुत बड़ी राहत दी है सरकार ने, और वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए का उन्होंने घोषणा कर दी है। इसके अलावा जैसे ही उन्होंने न्यू रिजाइन के अंदर स्लैब्स बढ़ाए हैं, उन्होंने स्लैब्स की दायरे को बढ़ा दिया है। जैसे पहले जो हमें 10 लाख से ऊपर के केस में 30% देना होता था, वहीं अब हमें अगर हमारी किसी की इनकम 10 लाख से ऊपर भी है तो भी उसमें उसे अकॉर्डिंगली छूट मिलेगी। तो इस तरीके से इन्होंने हर उस आदमी को रियायत दी है जो एक लो इनकम ग्रुप को पर्टेन करता है। अगर वो लो इनकम ग्रुप 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक का है, तो उसे अब नया रिजीम सेलेक्ट करेगा वो, तो उसे एक अच्छे खासे टैक्स की बचत होगी, जिससे कि वो अपने घर में एक ज्यादा पोर्शन ऑफ इनकम का ले जा सकता है अपने खर्चे के लिए। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी चीजें और भी की है, जैसे कि टीडीएस में आपने बताया सरकार को कि अब टीडीएस में अगर कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो वो डिफॉल्ट होने के केस में उसे अरेस्ट वाला जो प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन था, उस प्रोविजंस को भी सरकार ने ड्रॉप किया हुआ है साइमल्टेनियसली। बट वही सरकार ने बजट को मिला जुला करने के लिए कुछ कैपिटल गेन में टैक्स को बढ़ाया भी है। तो वो एक ऐसी चीज है कि जहां पहले कुछ ऐसी सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां होती थी जो शॉर्ट टर्म के लिए परचेज की जाती थी, 1 साल की जिसकी समय सीमा होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स के केस में। तो जहां पहले उसमें अगर 111E के अंदर 15% का टैक्स लगा करती थी पहले सरकार, तो वहीं अब उसे
अब उस पर 15% से नहीं, अब उस पर 20% से टैक्स लगेगा। ये थोड़ा एक जो कैपिटल मार्केट का पिछले कुछ टाइम में एक ज्यादा लोगों की तरफ रुझान आ रहा था, वो एक थोड़ा सा है सेटमेंट। तो उन्होंने अब टैक्स को बढ़ाकर 15 से 20% कर दिया है। तो अब हमें अगर कोई इनकम हमारी है तो उस पर ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो पहले जो हमें कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक का एग्जाम्प्ट था, वहीं सरकार ने अब उसे बढ़ाकर 1 लाख से 1,25,000 रुपए कर दिया है। वहीं उन्होंने थोड़ी जो छोटे एक तरीके से ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी एक बजट का छोटा हिस्सा मार्केट में लगाते हैं, उनका 1 लाख तक पहले एग्जाम्प्ट होता था, अब वो 1.25 लाख तक भी उन्हें कोई कर देने की उसमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो पहले टैक्स रेट में कम हुआ करते थे उसे भी उन्होंने बढ़ा दिया है सरकार ने। पहले जैसे 10% था तो वो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो 1 साल से ज्यादा अगर हम किसी इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसे बाद में बेचने पर जो हमें उसमें गेन हो रहा है, उस गेन पर पहले सेक्शन 112A में 10% का टैक्स लगता था, बट वहीं अब वो टैक्स को बढ़ाकर सरकार ने 10 की जगह 15% कर दिया है। तो ओवरऑल ये बजट कंप्लीटली है एक इंडिविजुअल को भी राहत देता है और एज अ देश को भी ये संभाल कर चलने वाला बजट है। ये अच्छा बजट है। अच्छा, एक चीज़ है जो कैपिटल गेन की छूट की सीमा जो 25,000 जो बढ़ाई गई है, इससे कितना जो है आम पब्लिक को कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? कैपिटल गेन की छूट की सीमा जो 25,000 बढ़ा दी गई है। कैपिटल गेन एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे लो इनकम ग्रुप हैं जो अपनी एक इनकम का छोटा हिस्सा उसमें इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। तो अब जो पहले उन्हें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, हमारे छोटे इनकम ग्रुप वाले इन्वेस्टर्स जिन्हें 1 लाख तक का बजट टैक्स तक ही रियायत थी, अब वो 25 लाख बढ़ गई है। तो इससे काफी राहत मिलेगी उन्हें अब 1,25,000 तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इधर जो 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी 1 साल के ऊपर के निवेश पर। ये एक थोड़ा सा उन्होंने बजट को मिला जुला रखने के लिए स्टेप करा है कि जहां उन्होंने एक हाथ में रियायत दी है 25,000 रुपए की, वही उन्होंने दूसरी तरफ से ये भी कहा है कि अब आपको 10% नहीं, अब आपको 15% टैक्स देना है। 12.5 टैक्स देना, 12.5 के रेट से आपको टैक्स देना होगा। तो ये एक मिला जुला सरकार का रवैया है। तो इस जहां एक और उन्होंने इन्वेस्टर्स को रियायत भी दी है, वहीं दूसरी ओर से उन्होंने बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये थोड़ा ज्यादा है, इसमें टैक्स की रेट बढ़ने का उन पर ज्यादा असर होगा। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं अगर शेयर मार्केट में जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी रियायत कम कर दी गई है और छोटे इन्वेस्टर्स को रियायत दी गई है। जी बिल्कुल, आप इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हाँ, अच्छा, हम हमारे साथ संपादक भी जुड़ चुके हैं, बिहार संपादक भी जुड़ चुके हैं, एसके राजू जी भी जुड़ चुके हैं। एसके राजू जी, यहाँ बात करें बिहार को भी जो तब से एक बात चल रही थी, विशेष पैकेज की बात चल रही थी, तो बिहार के लिए खजाना खोल दिया है केंद्र सरकार ने। 26,000 करोड़ रुपए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देगी केंद्र सरकार। इस तरह की कई योजनाओं पर काम करेगी केंद्र सरकार बिहार के लिए, तो एक तो अच्छी खबर है। एसके राजू जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, जरा उसको आप सही कर लें। एसके राजू जी, आपको आवाज़ आ रही है? एसके राजू जी, आपका कैमरे का ऑडियो म्यूट है, उसको सही कर लें। ठीक है, तब तक हम अमित पारिक जी का रुख करते हैं। अमित पारिक जी, यहाँ पर देखिए, बात की जाए, आपने ओवरऑल पूरे बजट को देखा है, तो पूरे बजट को देखकर आपको क्या लगता है कि इस बार जो है बात की जाए मोदी गवर्नमेंट ने आम पब्लिक के लिए कुछ सोचा है? मोदी गवर्नमेंट ने आम पब्लिक के लिए कुछ करने की सोची है? क्योंकि जिस तरह से इस बार उनको सीटें नहीं मिली, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, खासकर बीजेपी को 2 बार से पूर्ण बहुमत से थी वो, लेकिन इस बार नहीं मिल पाया, उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला इस बार आम बजट में। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बजट में देखने को मिला है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो इस साल सरकार
या न्यू एम्प्लॉयमेंट के केस में है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर आपने देखा होगा तो सरकार ने 3 स्कीम्स ली हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, कि अगर कोई आदमी फर्स्ट टाइम अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने एक स्कीम दी है जो डायरेक्टली उसे बेनिफिट कर रही है। उसे 15,000 तक का मंथली सैलरी का कुछ बेनिफिट दिया है, उसके लिए डिटेल्ड बाकी आएंगी चीजें। बाकी दूसरा उन्होंने एक स्कीम और भी आई है इसमें साथ में, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग की। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, जैसे इनका पहले से मेक इन इंडिया का एजेंडा रहा है, तो उस मेक इन राजू जी अपना स्पीकर बंद कर दीजिए, राजू जी अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। जी आप बोले अमित जी। हाँ, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा करा है कि दोनों चीजों को कंबाइंड करते हुए एक ऐसी स्कीम निकाली है कि जहां से मैन्युफैक्चरिंग एनकरेज होगी और वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से बढ़ेगा। तो उस तरीके की एक स्कीम निकाली है। वहीं एक तीसरी स्कीम और निकाली है जिसमें सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स है, कि अगर कोई एम्प्लॉयर रियम्बर्समेंट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए, तो उसे रियम्बर्समेंट दिया जाएगा ईपीएफ के द्वारा 2 years 3,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय, जो भी वो उसके यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयमेंट एमपैनल होंगे किसी भी एम्प्लॉयर। तो इस तरीके की कुछ उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स निकाले हैं। बहुत सारी एमएसएमई से रिलेटेड भी इस गवर्नमेंट ने योजनाएं नई स्टार्ट किया। साथ में फिजिकल डेफिसिट को भी सरकार ने मेंटेन रखा है। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ लोग लुभावन के चक्कर में उन्होंने अपना फिजिकल डेफिसिट को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने फिजिकल डेफिसिट को भी मेंटेन रखा है। तो संतुलित बजट दिया है सरकार। संतुलित बजट दिया, ठीक है। इसके राजू जी बात करें बिहार की, तो बिहार को एक विशेष पैकेज दिया गया है। बिहार के लिए जो है भंडार खोल दिया गया है, खजाना सरकार ने अपना खोला है। और भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 25,000 करोड़ रुपए जो है वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो दिए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं, जो एक विशेष पैकेज की मांग थी, वो विशेष पैकेज जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिया जा रहा है। बोध गया, राजगीर और वैशाली में एक्सप्रेसवे, पटना से पूर्णिया के लिए एक्सप्रेसवे की घोषणा, और इस तरह की घोषणाएं जो है बिहार के लिए की गई हैं। नहीं देखिए मनीष जी, मैं अभी जब बजट पेश किया जा रहा था, मैं उस समय बिहार विधानसभा में था, और मैं विधानसभा के समय आपको बताऊं 2 लाइन, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इन मुद्दों पर। वहां पे जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा था, और जो कांग्रेस के जो विधायक थे, शकील अहमद और भी कई विधायक, आलोक मेहता आरजेडी के थे, वो लोग हाथ में एक झुनझुना लेकर आए हुए थे। हालांकि मैंने उनसे बातचीत भी की है, जो आप दर्शकों को दिखाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि ये झुनझुना पकड़ा दिया गया है बिहार को। जबकि अगर आप बजट की बात करेंगे, जिस तरीके से अभी आप चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार को एक बड़ी सौगात निर्मला सीतारमण ने आज दी है। न सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए, देखिए 26,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं मनीष जी, वो 26,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए गए हैं, जिसमें कि बक्सर से लेकर के और जो पूर्णिया है वो एक्सप्रेस वे बनेगा। आप अंदाजा लगाइए कि एक्सप्रेस वे अगर बनता है तो रफ्तार कितनी तेज पकड़ेगी। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 पुल जो है उसके लिए फंड जो है वो रिलीज किया गया है। ये सिर्फ सड़क के मामले में मैं बता रहा हूँ आपको कि 26,000 करोड़ रुपए सिर्फ सड़क के मामले में जो है वो दिए गए हैं, और चूंकि मैं देख भी रहा हूँ। इसके अलावा जो और भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है बिहार के लिए, देखिए ये मुख्य रूप से जो ये बजट पेश किया गया है, इसमें आंध्रा और बिहार, इन दोनों राज्यों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। और जैसे निर्मला सीतारमण ने जो अपना स्पीच शुरू किया था, तो लगभग आधे घंटे के स्पीच के बाद निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि बिहार को विशेष सहायता जो है वो का प्रावधान जो है वो इस बजट में किया गया है। और उसके बाद ही यह लग रहा था कि बिहार को लेकर के केंद्र सरकार जो है वो संवेदनशील है। और जब बयान भी जब आना शुरू हुआ, तो आप बाइट सुनेंगे कि नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने सचेतक भी है बिहार विधान परिषद में, उन्होंने कहा कि सरकार को जितनी उम्मीद थी केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार में सहयोगी जेडीयू भी है, बड़ी सहयोगी है, 12 सांसद है, तो निश्चित तौर पर
उस पर केंद्र सरकार खरी उतरी है और जो बजट में जो प्रावधान किया गया है बिहार के लिए उससे कहीं ना कहीं से जेडीयू संतुष्ट है। और अभी चूंकि हमारे सहयोगी वो विधानसभा में है, विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री सहित तमाम जो बड़े नेता थे वो बजट को एसेस कर रहे थे, उसका अवलोकन कर रहे थे। तो विजय चौधरी जो जेडीयू के बड़े नेता वो बाहर निकले, उन्होंने भी तुरंत बयान दिया कुछ मिनट पहले, 4-5 मिनट पहले उन्होंने भी कहा है कि बिहार को जितनी अपेक्षा थी, चूंकि कल एक बात कही गई थी कि बिहार को उस राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, पंकज चौधरी ने कहा था, और उसके बाद आज इस तरह की घोषणा, तो निश्चित तौर पर एक कड़ा जवाब जो है वह विपक्ष को दिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो हम चर्चा कर रहे थे आपसे, कि देखिए विष्णुपद और महाबोधि जो मंदिर है, विष्णुपद आपको गया में है, महाबोधि मंदिर बोध गया में है, काशी की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि, और 11,500 करोड़ रुपए उसके लिए निर्गत किए जा रहे हैं। इसके अलावे बिहार में कई हवाई अड्डे बनेंगे, बिहार में नालंदा को टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा वहां पर। नालंदा में आपको पता है कि जो राजगीर जो वहां का है, नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, और वहां पर जो टूरिस्ट बड़ी संख्या में वहां टूरिस्ट आते हैं, वहां बोधगया में बड़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। तो नालंदा को जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, राजगीर को, और उसके लिए विशेष फंड की भी जो है वो व्यवस्था, विशेष फंड का जो प्रावधान है वो इस बजट में किया गया है। तो बिहार के लिए तो बल्ले बल्ले है, आप 26,000 करोड़, 11,500 करोड़, यानी कि 37,500 करोड़ रुपए की तो राशि तो फिलहाल निर्गत इस बजट में कर दिया गया है। और आपको ये पता है कि बजट जब बटन पर रखा जाता है उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये आपको भी पता है मनीष जी कि कल भी हम लोग इस पर संवाद कर रहे थे कि स्पेशल स्टेटस की जो कैटेगरी बिहार को मिलनी चाहिए थी, उसमें बिहार कहीं से भी फिट नहीं बैठ पा रहा है। और ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी, यह रिपोर्ट कोई एनडीए सरकार में नहीं बनाई गई है, यह रिपोर्ट उस समय यूपीएस की सरकार थी 2010 में, और उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लालू यादव बहुत पावरफुल मंत्री हुआ करते थे, और उस समय ये रंगाजन कमेटी का गठन किया गया था, उस समय ये बनाया गया था। तो आप एनडीए पर भी इसका ठिकाना नहीं खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि आज के बजट से बिहार कम से कम निश्चित तौर पर विशेष राज्य का दर्जा भले बिहार को मिला हो कि न मिला हो, लेकिन विशेष पैकेज में निश्चित तौर पर बिहार को काफी राहत जो है वो पहुंचाई गई है। अच्छा, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बिहार में बोध गया कॉरिडोर बनेगा, राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जो टूरिस्ट हैं उनको किस तरह बिहार की ओर आकर्षित किया जाए, इसकी ओर भी केंद्र सरकार पूरा ध्यान दे रही है कि जो टूरिस्ट हैं अगर हम उनको अगर हम बिहार की ओर आकर्षित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिहार में रोजगार बढ़ेगा, बिहार के अंदर जो आर्थिक स्थिति कमजोर है वो आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। मनीष जी, 2-3 चीजें और मैं भूल गया था कहने के लिए, मैं उसको फिर से एक बार मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा देखिए कोसी नदी जो है वह नेपाल की तराई से निकलती है और बिहार में हर एक साल बर्बादी लाती है। तो देखिए नेपाल के साथ मिलकर के भारत जो है, इंडिया गवर्नमेंट जो है वह यह कोशिश करेगी कि किस तरीके से बाढ़ को बिहार में बाढ़ आने से रोका जाए, और अगर बाढ़ आती है बिहार में, जिस तरीके से बाढ़ आ रही है आप देख भी रहे होंगे, तो उसके लिए स्पेशल फाइनेंस असिस्ट देने की घोषणा की गई है इस बजट में, यानी कि वित्तीय सहायता जो है, वित्तीय मदद जो है वो इसके लिए अलग से की जाएगी। इसके अलावे पीरपैंती, भागलपुर का पीरपैंती इलाका है, हालांकि कहलगांव में भी पहले से थर्मल पावर है, लेकिन पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट है। इसके अलावे जो है वो वहां पर लगाया जाएगा, जबकि भागलपुर के कहलगांव में पहले से ही एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो है वहां पर पहले से है। और इसके अलावे 3 एक्सप्रेसवे जो है उसका निर्माण किया जाएगा, बक्सर में गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे तथा वैशाली और बोधगया के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है वो किया जाएगा। साथ ही बिहार में कुछ नए मेडिकल कॉलेज, हालांकि ये नए मेडिकल कॉलेज कहाँ दिए जाएंगे, किस जिले को इसका लाभ मिलेगा और एयरपोर्ट का, तो इस क्षेत्र में भी जो है वो आज के इस पैकेज में जो है वो घोषणा की गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में एक्सप्रेसवे अभी तक में एक भी नहीं है।
और अगर आप एक्सप्रेस वे, आप जब बक्सर से बाहर निकलेंगे दिल्ली के लिए, तो फिर आप एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हैं। और अगर 3-3 एक्सप्रेस वे की सौगात आपको इस बजट में दी जा रही है, आपको मेडिकल कॉलेजेस दिए जा रहे हैं, आपको टूरिज्म के हिसाब से जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें टूरिज्म स्पॉट बनाया जा रहा है, राजगीर को, बोधगया को, काशी विश्वनाथ की तरफ आपको कॉरिडोर बनाया जा रहा है यहाँ पर विष्णुपद में और महाबोधि में। तो अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? और बेसिकली बिहार जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर पर हमेशा से गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रिसोर्सेज बिहार के पास अपने कुछ है नहीं, और किसी चीज का रोना जो है वो हमेशा से बिहार होता आया है, चाहे जब लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या फिर एनडीए की सरकार हो। तो अगर आप सत्ता पक्ष के लोग जो है विधानसभा में, अभी जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि भाई 2000 से पहले 1990 से लेकर 2000 तक बिहार में, 1990 से 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे। उस 2000 में जाकर के झारखंड अलग होता है। उसके बाद आपको पता है कि अब पहाड़ी इलाका बिहार में नहीं बचता है, यहाँ पर ट्राइबल नहीं बचता है। और उसके बाद जब कमेटी का गठन किया जाता है तो आप क्यों नहीं इन सब चीजों को उसमें से हटवाए? जो आज आप इन सब चीजों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नहीं भाई झुनझुना पकड़ा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जो एक राजनीतिक रणनीति विपक्ष के द्वारा जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, और आज विधानसभा में झुनझुना लेकर जो लोग पहुंचे हुए थे, मुझे लगता है कि आज के बजट ने निश्चित तौर पर विपक्ष को एक करारा जवाब दिया है। और पिछले 2 दिनों से, पिछले या फिर कल से आप कहें मनीष जी, तो लगातार एक खबर बिहार में सुर्खियां बनी हुई थी, नेशनल चैनल भी चला रहे थे, हम लोगों ने नहीं चलाया, खबर को नहीं चलाया है कि नीतीश कुमार जो है वो पाला पलट सकते हैं, बाजी जो है वो फिर से अब वो लालू के साथ जा सकते हैं। आरजे जी की तरफ से उनको ऑफर भी दिया गया है, तो उस पर कम से कम एक पूर्ण विराम जो है वह लगता दिख रहा है। और नीतीश जी से जब विधानसभा में हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई वेट कीजिए और देखिए, अभी धीरे धीरे परत पर सब कुछ खुल जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो आप ये कह सकते हैं कि बिहार का जो ये बजट रिलीज हुआ है आज बिहार के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है, उसको लेकर के जो एनडीए के नेता है, बीजेपी तो तारीफ कर ही रही है, जेडीयू भी जो है वो इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।